दोस्तों, तो फिर आज का ये जो एडिटोरियल सेक्शन है वो 5, 6 और 7 तारीख दोनों का कंबाइंड है, जिसमें मैंने इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों के मेजर जो एडिटोरियल्स हैं उसको इंक्लूड किया है। तो मैंने बेसिकली ये 6 एडिटोरियल्स को इंक्लूड किया है, और वो जो 6 एडिटोरियल हैं वो अलग अलग डोमेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे ये जो आपका प्लगिंग द प्राइवेसी गैप है, ये आपका जीएस पेपर 2 को कर रहा है, फिर जीएस पेपर 3 को कर रहा है। जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी के हिसाब से ये उसको फुलफिल कर रहा है, एक्ट टू प्राइवेसी वाला हिसाब जो है। उसके बाद जीएस पेपर 3 जो साइंस एंड टेक है उसको भी ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद बूस्टिंग द इंडिया विथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये आपका फिर से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और फिर सिक्योरिटी वाला जो इशू है उसको वो कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। उसके बाद द परस्यूट ऑफ असांजे, ये आपका जीएस पेपर 2 को बेसिकली कर रहा है। ठीक है, असांज जो जूलियन असांज है उसके बारे में हम इस एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। उसके बाद द चाइल्ड इन इंडिया, ये बेसिकली आपका जीएस पेपर 1 को एड्रेस कर रहा है, सोसाइटी को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका इन फार्मर डिबेट मिसिंग आरएनडी, ये है दोस्तों एक तरह से वो जो सीरीज चल रही है जो आपके फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उससे रिलेटेड, जो मैंने आज तक अभी तक 4-5 एडिटोरियल्स कराए हैं, चाहे विश्वजीत धर का हो या गुलाटी साहब का हो या फिर रमेश चंद का हो, तो एक और एडिटोरियल उसी सीरीज में। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली जीएस पेपर 1 को एड्रेस कर रहा है, जीएस पेपर 2 को कर रहा है, जीएस पेपर 3 को कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका आखिरी है चेंजिंग द कॉन्टूर ऑफ इंडिया यूके टाइज, इसको मैंने खासकर इसमें कुछ ऐसा बताने को नहीं था, मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें नहीं लिखी हुई थी जिसके बारे में मैं और आप नहीं जानते या फिर हमने इसका जिक्र नहीं सुना है, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसको हमारे एक्स फॉरेन जो सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है, श्रीनिवासन साहब, उसने लिखा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो बोरिस जॉनसन है, जो हमारे 26 जनवरी के जो चीफ गेस्ट थे, वो फाइनली नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो उनके घर में इन्वोक हुआ है, मतलब ब्रिटेन में इन्वोक हुआ है। और इसी से रिलेटेड मेरे को एक फैक्ट याद आया जो मैं आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहा था कि 50 साल में जो मतलब हमारी एक 72 ईयर्स की जो हिस्ट्री रही है रिपब्लिक डे की सिंस 50, उसके बाद ये 50 साल में पहली बार ऐसा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं आएगा, और ये 72 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही बार ऐसा हुआ है। ठीक है, 50 साल में पहली बार हुआ है, पूरे 72 साल में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब हमारे यहाँ कोई फॉरेन विजिटर नहीं आया हो हमारे रिपब्लिक डे में। तो सबसे पहले मैं 1, 2, 3 ये छोटे छोटे जो हैं इनको मैं एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो चेंजिंग कॉन्टूर ऑफ इंडिया यूके टाइज है इसको मैं डील कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रेक्सिट हुआ है, तो जो ब्रिटेन है जाहिर तौर पे अब अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को एड्रेस करना चाह रहा है, चाइना को एड्रेस करना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो आपको एंग्लोस्फीयर कराया था जिसमें सी राजा मोहन का जो एडिटोरियल था उसमें उनने काफ़ी ज़्यादा ये दिखाया था कि अगर हम अपने कॉलोनियल बैगेजेस को भूल जाएं, और सिंस इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से हम ये पाएंगे कि जो हमारा ब्रिटेन रहा है मोर और लेस काफ़ी कंसिस्टेंट पार्टनर रहा है, और उस पर इंडिया आने वाले टाइम में अपने फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से रिलाय कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा एक हिस्टोरिकल लिंक्स हो गए हैं। ठीक है, हमारे कल्चरल लिंक्स भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश हो गए हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं, यूके की कंपनीज़ हमारे यहाँ, चाहे वोडाफोन हो, फिर क्रेयान हो, जिसका जिक्र पिछले कुछ न्यूज़पेपर्स में हमको मिला था। उसके बाद फिर आपका जो हाइपरलूप शुरू होने वाला वर्जिन वाला वो हो। उसके बाद हमारे यहाँ की कई कंपनी वहाँ पे डोमिनेंट है, चाहे वेदांता हो, टाटा हो, फिर आपकी हिंदुजा हो। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक टाइप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। उसके बाद जो हमारा डिस्पोरा है जिसमें हमारे यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफर्ड हो। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ के लोग जो हमारे यहाँ स्टडी करने आ रहे हैं, हमारे जो वैदिक्स हैं और स्क्रिप्चर्स उनकी स्टडी करने आ रहे हैं। फिर जो हमारा एक जो सनातन धर्म का जो ट्रेडिशन है, जो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आपका सिखिज़्म पे बेस्ड जो स्टडी होती है, उससे जो एक तरह का जो एक एजुकेशनल लिंक बन रहा है, उन सब चीज़ों को जाहिर तौर पे यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पे वो किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे, चूँकि वो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जिक्र कर रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप इकोनॉमिक्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। वो सेम चीज़ जियोपॉलिटिक्स कैन नॉट बी आइसोलेट फ्रॉम द जियो इकोनॉमिक्स, और जियो इकोनॉमिक्स अभी ये कहता है कि ईयू से अलग होने के बाद जो आपका ब्रिटेन है,
ठीक है, उसको जाहिर तौर पे एक बड़ा मार्केट चाहिए, एक बड़ा पार्टनर चाहिए। और इंडिया जिसने RCEP को ज्वाइन नहीं किया, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फोरम, जो आपके आसियान के जो 10 कंट्रीज़ थे, उसके अलावा न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जो इसके पार्टनर थे, ठीक है, उसको उसने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद उसको भी जाहिर तौर पे EU और ब्रिटेन के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर इसने ये बताया, मतलब इन्होंने ये बताया कि अभी इंडिया एट प्रेजेंट $16 बिलियन के आसपास का ट्रेड सरप्लस है उसको, लेकिन ये जो ट्रेड है वो अभी काफ़ी कम है। कम कितना है? कम इतना है कि अभी जो हमारे साथ जो स्विट्ज़रलैंड का जो ट्रेड है हम उससे भी कम कर रहे हैं, मतलब हम अभी स्काई इज़ द लिमिट वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस एडिटोरियल को यहीं रोकता हूँ क्योंकि इसमें यही जिक्र था, कुछ चीज़ें तो मैंने एक्स्ट्रा इसमें आपको इनपुट दिया है। उसके बाद दोस्तों जो ये एडिटोरियल है आपका, ये एडिटोरियल द चाइल्ड इन इंडिया, ये आपका एडिटोरियल अरिंद सुब्रमण्यम जी ने भी लिखा है और साथ में 2 उनके साथ और कलीग्स थे, उनने मिलकर लिखा है। तो बेसिकली जो आपका अभी हाल में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ था, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 जो हुआ था, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। और उनने कहा है कि जो अभी आउटपुट आए हैं नेशनल हेल्थ फैमिली वेलफेयर सर्वे से, उससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो सिर्फ पैरामीटर नहीं होता, अब हमें स्टैंडर्ड और विजिटिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो एक न्यू वेलफेयरिज्म है जिसके बेसिस पे उनका प्रीवियस आर्टिकल था, मतलब न्यू वेलफेयरिज्म को आप इससे समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था, वेलफेयर के नाम पे क्या दिया जाता था, बेसिकली आपको दाल चावल दिया जाता था। लेकिन अब जो वो वेलफेयरिज्म है उसका आधार बढ़ गया है, अब हाउसिंग उसमें आ गया है, क्लीनिनेस उसमें आ गई है, आपका उज्ज्वला जैसी स्कीम उसमें आ गई है, बिजली उसके अंदर आ गई है, मतलब वो जो वेलफेयरिज्म है वो एडवांस हो चुका है, ठीक है। तो उनने कहा था कि ये जो चाइल्ड इन इंडिया है उसको भी अब उस न्यू वेलफेयरिज्म के एम्बिट में लाना पड़ेगा। अब न्यूट्रिशन और हेल्थ को भी न्यू वेलफेयरिज्म के एम्बिट में लाना पड़ेगा। और जैसी सरकारें उसको अपने न्यू वेलफेयरिज्म की स्कीम में लाएंगी तो वो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब जो भी वो काम उस पर करेंगी उसके बेसिस पे वो वोट मांगेंगी आने वाले चुनाव में, ठीक है। तो मैं उसको यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि वहाँ पे उतनी ही बातें कही गई हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जिक्र आता है द परस्यूट ऑफ असैंज। असैंज को हर कोई जानता है इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड में, किसके लिए? विकीलीक्स के लिए, ठीक है। विकीलीक्स वो संस्था थी जिसने ये आउट किया था कि जो आपकी CIA है वो वर्ल्ड के अधिकतर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होल्ड करते हैं, साथ में वर्ल्ड के जो मैक्सिमम जो आपके कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंटर है उसका एक तरह से वो कंट्रोल करती है, साथ में उसको मॉनिटर करती है, ठीक है। और इसी से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे। लेकिन ये हो जाने के बाद उनके ऊपर खतरा बढ़ गया था जान का, और फिर वो कहाँ चले गए थे? भाग के ब्रिटेन चले गए थे, और वहाँ की जो इक्वाडोर एम्बेसी है उसने उनको वहाँ पे अपनी शरण दी थी, ठीक है। लेकिन बाद में इक्वाडोर एम्बेसी ने उनको निकाल दिया था, ठीक है, बिकॉज इन द प्रेशर ऑफ US गवर्नमेंट, और फिर वो ब्रिटेन में ही हैं। तो ब्रिटेन में अभी हाल में केस चल रहा था उनको एक्स्ट्राडिट करने का, वापस US लाने का। तो वहाँ की जो लोकल जो कोर्ट है उसने साफ तौर पे मना कर दिया, और उसने ये कहा है कि अगर असैंज को वापस आपके US भेजा जाएगा तो वो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत खतरा है। और क्योंकि हाल के दिनों में ये देखा गया है कि उनका मेंटल हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट हुआ है, तो हो सकता है कि वो सुसाइड भी कर लें। और इस बेसिस पे उनको क्या बोलते हैं, वापस एक्स्ट्राडिशन जो करना था वो प्ली वो हो गई है, डाउन हो गई है। और साथ में कल की ये न्यूज़ थी कि उनको बेल से वापस, मतलब जो उनके लिए बेल डाली गई थी वो भी मना हो गई है। और इसको लेके काफ़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो और डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं वो मांग उठाते रहते हैं कि जूलियन असांज का जो जीवन है उसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उनने एक ह्यूमन काइंड की बहुत बड़ी सर्विस दी। एक जो स्टेट पावर जो था, एक जो सर्वेलेंस स्टेट की जो सिस्टम बनी हुई थी CIA के अंडर, उनने उसको अनमास्क किया है। और उससे क्या फ़ायदा हुआ है? उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो एक टेक्नोलॉजी को हम क्या मान रहे थे, एकदम प्योर सॉफ्ट पेट मान रहे थे, उससे ये पता चला है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपको डिक्टेट करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। वो आपको अगर उसको तय सीमा में नहीं रखा गया, एथिक्स में नहीं रखा गया, तो आपके लिए खतरा कर सकती है, आपकी प्राइवेसी और आपकी जान के लिए खतरा कर सकती है, ठीक है। तो 1 2 3 ये 3 फिनिश। अब दोस्तों मैं सबसे पहले इसका जिक्र करता हूँ, प्लगिंग द प्राइवेसी गैप्स। ये आपका किसने लिखा है? ये आपका लिखा है उनका नाम है
जेनिफर श्रवलेट करके हैं वो, ठीक है, एग्जैक्टली उनका नाम मेरे को आ नहीं रहा, लेकिन वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहते हैं। वो काफ़ी नोटेबल आपके एल्यूमिनिस्ट हैं आपके फ्रांस के, और वो एक तरह से उनका एक तरह से वो क्रिटिकल हैं मोदी गवर्नमेंट के। लेकिन ठीक है, क्रिटिकल होना ना होना दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उनने जो मुद्दे वो जितने भी उठा के लाते हैं वो देखेंगे आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो उनने इसमें किस मुद्दे को उठाया, उनने इसमें प्रोटेक्शन ऑफ जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूँ, हैप्पीजार्ड मैनर में दिख रहा है। इसमें इनने प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा उसका जिक्र किया है। उनने कहा है कि जैसे जैसे आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो डाटा बेस्ड इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही हैं, उस केस में जो आम इंसान है उसके जो डाटास होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा लॉ के एम्बिट में लाना और उसको सेफगार्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी केस में उनने किसका जिक्र किया, इसी केस में उनने जिक्र किया है आपका पुट्टू स्वामी वाले का। अब पुट्टू स्वामी वाला जो केस है वो तो आप जान ही गए होंगे, मैंने इतनी बार जिक्र कर दिया है पुट्टू स्वामी वाले केस का, कि पुट्टू स्वामी वाला केस आपका राइट टू प्राइवेसी को एक तरह से फंडामेंटल राइट की तरह दर्जा देता है, ठीक है। उसके बाद फिर उनने ये कहा है कि ये जो आपका डाटा प्रोटेक्शन लॉ है, ठीक है, लॉ तो हुआ नहीं है, जो बिल है ये अभी करेंटली ज्वाइंट जो आपकी कमेटीज़ हैं लोकसभा और राज्यसभा की, वो इसको स्टडी कर रही हैं। और जो प्रपोजल आपका प्रेजेंट हुआ था 2019 में, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसने एक तरह से इसको किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल कर दिया है, इसको आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कर दिया है। और इससे क्या खतरा हो गया, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने क्रिटिकल और सेंसिटिव पार्ट में बांटा है, उस पर आम आदमी का कंट्रोल कम हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये एक तरह से वॉयलेशन हुआ किसका, जो रिकमेंडेशन श्री कृष्णा कमेटी ने दी थी, ठीक है, श्री कृष्णा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन थी उसके अगेंस्ट जा रहा है। श्री कृष्णा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो दोस्तों जिस साल आई थी 2018 में आई थी, तो वो काफ़ी ही डिटेल में आई थी। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपको कभी मौका मिले तो आप उसको जाके विजिट कीजिए, क्योंकि वो इस पूरे डिकेड की मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशंस थी किसी भी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसने डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी किया था, ईयू को स्टडी किया था, जापान को स्टडी किया था, चाइना को स्टडी किया था, यूएसए को स्टडी किया था, और फिर उसने बताया था कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके इकोनॉमी को भी बूस्ट करे, साथ में पर्सनल जो लिबर्टी है उसको भी इंश्योर करे, और इस बीच जो दोनों का एक रिलेशन है उसमें आपकी प्राइवेसी हार्म ना हो उसको भी इंश्योर करे। उस पर काफ़ी डिटेल स्टडी थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार जाके उस पूरे उसको रिकमेंडेशन को सर्च कीजिएगा और कहीं ड्राफ्ट में सेव करके रख लीजिए। तो उसमें श्री कृष्णा कमेटी ने कहा था, उसने श्री कृष्णा कमेटी ने ये कहा था कि राइट टू फॉरगॉटन का भी अधिकार मिलना चाहिए किसको, यूज़र को, यानी मेरे को और आपको मिलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारा कोई डाटा बहुत दिनों से किसी वेबसाइट पे है, ठीक है, और हमें लगता है कि अब वो वेबसाइट पे हमारा उतना आना जाना नहीं हो रहा है, तो हमारे पास ये इंश्योर हो कि हम वहाँ से जाके उसके डाटाबेस से हम अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट आउट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो डाटा का जो हेरफेर चल रहा था, ठीक है, जो डाटा की जो खरीदी बेची चल रही थी, वो भी इस एक्ट के थ्रू, जो पुट्टू स्वामी वाला जो केस है उसके थ्रू इंश्योर करने की कोशिश की गई थी। और सेक्शन 57, ठीक है, सेक्शन 57 पे आपका जो सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत का, उनका स्टेटमेंट था कि सेक्शन 57 को सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल आउट नहीं करना था, क्योंकि सेक्शन 57 क्या उसको इंश्योर करता था कि जो मेरे पर्सनल डाटा है, अगर मैं जिस कंपनी को यूज़ कर रहा हूँ वो उस डाटा को अपने पास स्टोर करके फिर इन फ्यूचर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिए किसी को भी बेच सकती है, चाहे वो अमेज़न को बेच सकती है, ठीक है, या फिर वो किसी फुटवेयर कंपनी को बेच सकती है, जो उसको पैसा दे वो उसको बेच सकती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बेच सकती है। तो ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसने क्या किया, एक तरह से जो सेक्शन 57 को जो कर्ब किया गया था उसको वापस से रिवेंट करने की कोशिश की है, जिसपे क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये पूरा श्री कृष्णा कमेटी का जो ऑब्जर्वेशन था और अभी उस पर क्या डेवलपमेंट चल रही थी उस पर ये पूरा आर्टिकल आपका आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा।
दोस्तों इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या मतलब डाटा इज ए न्यू ऑयल जो कहा जा रहा है वो ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, और ये जो जो न्यू ऑयल होने वाला है ये सब अब गाड़ी में आपके नहीं डलने वाला है, क्योंकि जो ऑयल था वो आपके मतलब इकोनॉमी को बहुत ड्राइव कर रहा था, लेकिन जो उसकी सीमित थी वो गाड़ियों में रह रही थी, उसको आप जेब में रख के नहीं घूम रहे थे तेल को, ठीक है। लेकिन ये जो मोबाइल है वो आपके जेब में रह के घूम रहा है, मतलब इसका जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर वो ऑयल को भी एक्सीड कर गया है। तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज बने वो इतने स्ट्रिंडेंट ना हो तो एटलीस्ट इतने फ्लेक्सिबल हों ताकि जो आपके सिटीज़न हो उनको उनकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने में आसानी हो। और एक तरह से इसका सही एग्जांपल आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसका सही एग्जांपल मिलेगा यूरोपियन यूनियन का जो उसका जनरल डाटा प्रोटेक्शन जो लॉ है उसमें मिलेगा। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि जो जीडीपीआर है जनरल डाटा प्रोटेक्शन राइट जो है ये कहाँ का है, तो ये ईयू का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीडीपीआर का भी जिक्र कर लीजिएगा जब आप आंसर लिखेंगे, तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले कवर कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 2-3 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि आपने देखा था कि हाल के दिनों में थर्ड एयरक्राफ्ट के लिए जो आपकी नेवी है उसने काफ़ी ज़्यादा मांग रखी थी, जो हाल के दिनों में काफ़ी उसमें है, उस पर कोई आम सहमति नहीं बनी है सरकार की तरफ से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक न्यूज़ ये पढ़ी थी कि जो आपकी चाइनीज़ नेवी है वो 6 एयरक्राफ्ट बना रही है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट वो कहाँ पे आपकी वो करेगी, इंस्टॉल करेगी या फिर कहाँ पे आपकी नेविगेट करेगी, वो स्पेसिफिकली आपके इंडियन ओशन में करेगी, ठीक है। ये 2 न्यूज़। उसके बाद तीसरी न्यूज़ इसी कड़ी की एक और थी कि कोस्टल रेडार सर्वेलेंस सिस्टम जो इंडिया ने डेवलप किया है, ठीक है, जो कब डेवलप हुआ था आपका बेसिकली 26/11 होने के बाद डेवलप हुआ था। उसमें इंडिया ने अपने आसपास की जितने भी लिटरल स्टेट्स हैं, मतलब जो लिटरल स्टेट्स मतलब जो आपके किसी समुंदर के पास की जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनको लिटरल कहा जाता है, LTTORL, लिटरल स्टेट्स, ठीक है। उसको मिला के वो अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक। तो 3 चीज़ का जिक्र, पहला नेवी एयरक्राफ्ट का जिक्र इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी और चाइना के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। फिर कोस्टल रेडार सर्वेलेंस सिस्टम का भी जिक्र, ठीक है। इसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन सेंटर फ्यूजन सेंटर कहाँ पे है, ये आपका गुड़गांव में है, उसका जिक्र। अब ये जो आपके अभी अरिजीत सिंह हैं उनने क्या किया है, इसको बड़े एकदम अरिजीत सिंह जैसा गाना गाते हैं वैसे एकदम उसको इनने भी इस पूरे आर्टिकल को एकदम मधुर तरीके से लिखा है। उनने बड़े आसानी से प्लेस किया है कि पहले इंडिया जो कोस्टल सर्विसेज जो उसका सिस्टम है उससे कैसे वो अपने आसपास के उसको जोड़ रहा है, कंट्रीज़ को जोड़ रहा है, चाहे वो आपका श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, मालदीव हो, मॉरिशियस हो, ठीक है, उसको जोड़ रहा है। उसके बाद हाल के दिनों में इंडिया ने जो आपकी बेस ट्रीटी की है, ठीक है, नेवल बेस ट्रीटी की है, चाहे आपकी किससे की हो, फ्रांस से की हो, और मैं चाहूँगा कि आप लिखिए फ्रांस से उसने रियूनियन आइलैंड के लिए की है ट्रीटी पहला, फिर आपका उसने मॉरिशियस के लिए अजम्पशन आइलैंड के साथ किया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ओमान के लिए उसने किसके साथ किया है, ओमान के लिए उसने दक्कम जो आइलैंड है उसके साथ किया है 3। फिर आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसने किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने किया है उसके कोकोस आइलैंड के साथ 4। उसके बाद फिर आपका जो इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया के वो सबांग आइलैंड के लिए किया है, ठीक है। मतलब हम ये 5 अलग अलग जो आइलैंड्स हैं उसको हम अपनी नेवी के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे, वेरएस वो हमारे किन आइलैंड को इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे जो अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसको एक जगह पॉइंट आउट करके रख लीजिएगा कि डिफरेंट हमने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो वो किया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रीटीज़ जो की हैं, ठीक है, चाहे आपका अच्छा, और साथ में अमेरिका के साथ भी जो हमने ट्रीटी की है, जो उसके जो 4 बेसिक वो हैं, आपका कॉमकासा है, बेका है, ठीक है, और वो जो 2 हैं जिनका और जिक्र मैं नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 चीज़। और इसके बाद फिर उनने कहा है कि जो आपका थिएटर कमांड बनाने का जो जोर है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक मस्त वाली लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, जो उनने जिक्र किया है
कि वो सुंजू का जिक्र करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं सुंजू जैसे हमारे इंडिया के चाणक्य हैं, वैसे ही वहाँ के जो चाणक्य थे वो आपके सुंजू थे। और उनकी आर्ट ऑफ वॉर करके एक बुक थी, जैसे चाणक्य जी की अर्थशास्त्र थी वैसे ही। तो उनने कहा है कुड नॉट बी एलिस्टेड फ्रॉम द स्पिरिट, मैं इसको रेफरेंस में बताऊंगा, ठीक है। could not be elicited from the spirit nor from the god nor by the analogy of past or by calculation। अब उन्होंने किसके रेफरेंस में कहा है कि सुंजू ने कहा है कि जब आप अपने विरोधी को मैदान में देखते हैं, ठीक है, जब आप अपने विरोधी को मैदान क्षेत्र में युद्ध भूमि में उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वैसा ऑब्जर्वेशन आपको अन्य किसी भी दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं आ सकता। ना वो आपको स्पिरिचुअल सेंस में आ सकता है, ना आपको फिर आपको दूसरा जो तरीका है हमारा एनालॉजिकल, जो एक एम्पेरिकल स्टडीज़ होती हैं उसके सेंस में आ सकता है, या फिर दूसरे कैलकुलेशन स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन से आ सकता है। तो उनने इससे स्टार्टिंग की थी। और एटी महान का एक बहुत ही शानदार लाइन है, और वो शानदार लाइन इतना शानदार है उसको मैं स्पष्ट देसी भाषा में कह दूं कि भैया जो समुद्र को कब्जा करेगा, ठीक है, वही एट अ सेम टाइम वॉर भी कंट्रोल करेगा और पीस भी कंट्रोल करेगा। और देखिए वॉर और पीस दोनों एक दूसरे के नेचर के कितने अपोजिट हैं, और जो इन दोनों को कंट्रोल कर ले वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। तो 80 महान की वो बात का भी जिक्र मैंने यहाँ पे अपने तरफ से ऐड ऑन कर दी है। अब आप इसी से समझ जाइए कि ओशंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ना सिर्फ वो जियोस्टैटिकली इंपॉर्टेंट है बल्कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपके किसके इंपॉर्टेंट है, आपके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आते हैं हम अपने आखिरी इन्फॉर्म डिबेट मिसिंग R&D। इसको बड़े आसान तरीके से हम समझते हैं, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं तो मामला बहुत जल्दी भी निपट गया रहता। कि जो हाल के 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, बिल में, वो सब कथा कहानी आप जानते हैं। पक्ष विपक्ष दोनों की बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पिछले 40-50 दिन से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, और बेसिकली इसके भी पहले से चल रहा है, ठीक है। तो इस बीच हमने डिफरेंट एडिटोरियल्स देखे, उसमें डिफरेंट जो पहलू हैं हमने उसको देखा। और ये क्यों इतना ज़्यादा एक तरह से लिबरेटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सिर्फ मुद्दे को, या फिर चाहे वो प्रोटेस्टर हो या इसके डिफेंडर हो, वो एक जगह नहीं रख सकते। ये इतना मल्टी डायमेंशनल प्रोस्पेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके कई भाग ऐसे हैं जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज एक और जो है राजीव मेहरोत्रा करके हैं, उनने कहा है, वो बेसिकली जो फार्म बिल्स में जो अमेंडमेंट्स आए हैं वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लेकिन वहाँ से मैंने एक लाइन चुराई है। वो ये है कि इंडिया में करीब 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और वहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा के क्रॉप उगते हैं, ठीक है, 500 डिफरेंट प्रकार के क्रॉप्स उगते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वन यूनिफॉर्म अप्रोच ठीक नहीं है, और सरकार को इसमें जो एक बोलते हैं ना हार्श मूव लेने की जगह है ना, थोड़ा कैलकुलेटेड स्टडी और स्लो मूव लेने की ज़रूरत है, ठीक है। पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि सर्जिकल आप कर दें बिना एनेस्थीसिया दिए। अब मैं वापस आता हूँ इनके पास, इनने किस किस चीज़ों को रखा है। तो सबसे पहले इनने जिन चीज़ों को रखा है वो काफ़ी शानदार था। उनने कहा कि हाल के कुछ दिनों में इंडिया में 4,500 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है बारिश होती है, ठीक है, वहाँ से उनने कहानी शुरू की। लेकिन इंडिया जो है वो हार्डली 1 क्यूबिक मीटर के आसपास ही कंजर्व कर पाता है, बाकी जो है उसके बैक के समुद्र में चले जाते हैं, ठीक है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको कैप्चर करने का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं, जैसे आपके बिहार का इलाका हो, ठीक है, फिर आपके मध्य प्रदेश का इलाका हो चंबल वाले साइड का, ठीक है, वो बाढ़ में डूब जा रहे हैं, वेयर एज कहीं सूखा पड़ रहा है, ठीक है। बिहार में एक तरफ जहाँ बाढ़ आती है, मिथिला साइड में जहाँ बाढ़ आती है, वहीं अगर आप उसके नीचे आएँ, ठीक है, भोजपुर के लेफ्ट साइड जहाँ कैमूर वाला इलाका है वहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है। अगर ऊपर बाढ़ पड़ रही है, ठीक है, तो फिर अब तमिलनाडु में आए तो वहाँ सूखा पड़ रहा है। तो ये जो बाढ़ सूखे वाली जो स्थिति है आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ इरिगेशन होता है, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो जो हमारे ओवर इरिगेशन होता है जिसपे सरकारों के 90,000 के आसपास की सब्सिडी जाती है, करोड़ सब्सिडी जाती है, उस पर भी अंकुश लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके डिस्कॉम्स का जो घाटा हो रहा है जो हमने पढ़ा था वो भी कम होगा।
फिर तीसरी चीज़ उनने ये कहा कि अभी अगर मान लीजिए इंडिया में 761 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आपके इरिगेशन से पानी को, अंडरग्राउंड वाटर पानी को इरिगेट करने के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे 90% है टोटल एक्सट्रैक्शन का। अगर आप 100 लीटर अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 90% तो सिर्फ इरिगेशन में इस्तेमाल हो जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो प्रोडक्टिविटी अगले डाटा से समझिए। जो चाइना है वो सिर्फ 161 BCM आपका वो करता है, मतलब जो इतना आप निकालते हैं उसका लगभग हाफ या फिर 55 से 60% करता है, लेकिन जो उसका आउटपुट है, जो उसका यील्ड है, आपसे 70 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। वो डिफरेंट क्रॉप्स में एक्सीड होते रहता है। जैसे कि हमने धर जी के में पढ़ा था कि जो हमारा यील्ड है, हम वीट करने में 42nd पोजीशन पे हैं, वहीं हम राइस करने में 43rd पोजीशन पे हैं, ठीक है। और हम वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी आर्गेबल एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास। उसके बाद हमारी यील्ड इतनी कम, अगर यील्ड हमारी टॉप 10 में आ जाए तो सोचिए हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वो किस मात्रा में पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर वो इधर से आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भैया इसकी वजह से कई जगह हमारे यहाँ वाटर डिस्ट्रेस शुरू हो गए हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के करीब 26% इलाके ऐसे हैं जो डिस्ट्रेस, हाईली डिस्ट्रेस कंडीशन में चले गए और 2050 तक हो सकता है वहाँ पे पानी ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसमें जो आपका हरियाणा का इलाका और पंजाब का और साउदर्न वेस्टर्न यूपी का इलाका है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। और इन इलाकों में इतना इरिगेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि जो उनके वाटर लेवल है काफ़ी नीचे चले गए हैं, और अब जो वाटर आ रहे हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर आ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर वो अब यहाँ से डाइवर्ट होते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना चाहिए, क्यों हम एक मोनोलिथिक कल्चर से बाहर निकल के सिर्फ राइस क्रॉप, राइस वीट से बाहर निकल के हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो उनने ध्यान दिलाया कि जो हमारे यहाँ कोर्स ग्रेन हुआ करता था, अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनका जो आहार होता था वो बेसिकली मोटा अनाज होता था, जो कि आजकल मार्केट से गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट से इसलिए गायब हो गया कि इसकी डिमांड कम है, इसलिए नहीं, क्योंकि उस पर कोई MSP नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई उस पर MSP नहीं मिलता तो कोई भाई किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता अपने रिस्क पे काम करने के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो एक तो वो गायब हुआ, तो उससे क्या एक न्यूट्रिशन वाला जो फैक्टर है, जो एक क्वेश्चन वो अपने साथ कैरी करता था, वो जाहिर तौर पे माइनस आउट हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए बिहार जो स्टेट है वहाँ पे मेज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो आम आदमी है वो मेज़ नहीं खा सकता। जो गरीब वहाँ का आदमी है, जहाँ की पर कैपिटा इनकम आप 56,000 से 60,000 हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो वहाँ पे मेज़ खाए, क्योंकि मेज़ जाहिर तौर पे जो आपका गेहूँ उससे काफ़ी महंगा होता है। दूसरा, तीसरा कि आपका जो एडेबल ऑयल है, ठीक है, एडेबल ऑयल मतलब जो आप यहाँ पे फॉर्चून का जो तेल खा रहे हैं जिसमें खाना, वो उसको हमें कंट्री वालों को इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो इंपोर्ट कितना बैठता है, वो $11 बिलियन के आसपास का बैठता है, ठीक है। तो अगर जो हमारे किसान हैं वो अपना डाइवर्सिफिकेशन करें क्रॉप का, वो मस्टर्ड उगाना शुरू करें, मतलब सरसों उगाना शुरू करें, वो ग्राउंडनट उगाना शुरू करें, और वो सोयाबीन उगाना शुरू करें, तो इससे क्या जो हमारे ये जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी मात्रा तक घट सकता है, और इससे एक फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी, क्योंकि ये लोग हाईली न्यूट्रिशियस और प्रोटीन सरप्लस ये क्रॉप्स हैं आपके। और साथ में ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इससे क्या आपकी यूरिया की जो खपत है वो कम लगेगी आपको। तो ये सिर्फ हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी फ़ायदा करेंगे। हमारे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको घटाएंगे, हमें जो प्रोटीन बेस्ड जो एक न्यूट्रिशन चाहिए उसको फुलफ़िल करेंगे, साथ में जो हमारे सॉइल को जो कंडीशंस चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कंडीशंस चाहिए उसको भी ये प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फिर अब ये धीरे से मूव करते हैं। देखिए इनने क्या शानदार तरीके से चीज़ों को कहा है। पहले मैंने एग्री क्लाइमेट को बताया था, ठीक, उसके बाद फिर मैंने इरिगेशन के ऊपर मैं गया, मतलब ये गए, उसके बाद फिर हम लोग यील्ड पे गए, उसके बाद क्रॉप
डाइवर्सिफिकेशन पे गए। अब अगली जो कड़ी है वो पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हाल के दिनों में बढ़ा है। और बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में देखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेसफुल होने का जो स्टार्टिंग कारण थे वो पेस्टिसाइड और आपके फर्टिलाइज़र थे, लेकिन अब ये इतना ओवर यूज़ हो रहे हैं कि जो वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ की जो मिट्टी है वो उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो जो वहाँ की जो वाटर स्ट्रीम है उसको बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ के जो फौना है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, साथ में जो किसान है उसको भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो बिकॉज ऑफ फर्टिलाइज़र इंड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्रेन चलती है आपकी जो पंजाब से आपका उदयपुर आती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रखा गया है, तो उसको भी उनने यहाँ पे एक तरह से वो किया है। अब डाटा के हिसाब से देखें तो 1990 में ये 2.5 मिलियन टन के आसपास का आपका वो लगता था, 2.5 मिलियन टन खपत थी, ठीक है, इंडिया में। अब ये बढ़ के कितनी हो गई है दोस्तों, ये आपकी 4 मिलियन टन हो गई है, ठीक है। जस्ट डबल जंप हो गया आपका 20 साल के भीतर ही, 30 साल के भीतर ही। और इसके बाद पेस्टिसाइड का अगर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसके आउटपुट वैसे नहीं आ रहे हैं। उनने एक डाटा दिया और उनने बताया कि जो आपका वीट है, जो आपका राइस है, ठीक है, वो 20% के आसपास क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ पेस्ट अटैक वो डैमेज हो जाता है। याद कीजिए पिछले साल पेस्ट अटैक आया रहा था कोरोना के साथ, जो आपका हमारा पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है, खासकर राजस्थान वाला इलाका, वो पेस्ट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ था। अब ये पेस्ट अटैक क्यों हो रहा है, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा पेस्टिसाइड की खपत है वो भी बढ़ी है, क्योंकि हाल के दिनों के जो पेस्ट हैं वो आपके क्या हो गए हैं, वो इंटॉलरेंट हो गए हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा उनके अंदर म्यूटेशन आ गया है कि अब जो आप उसके ऊपर पेस्ट डाल रहे हो उसका असर उन पर नहीं हो रहा है। और जहाँ पे एक तरफ हम अपने स्ट्रीम्स को ख़राब कर रहे हैं, हम अपनी मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं, हम अपने एयर को ख़राब कर रहे हैं, साथ में हमें भी कैंसर हो रहा है। वेयर एज जिसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है पेस्ट, उन पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। अभी भी पेस्ट अटैक की वजह से 20 से 1/4 से 1/5 जो हमारा हिस्सा है वो बर्बाद हो जाता है। और फिर वीड, जो आपके यहाँ जो जंगली पौधे उभर के आ जाते हैं खेतों में अगर आप नहीं भी गए हो तो अगर आप अपने गार्डन में देखें तो वहाँ पे भी जंगली पौधे उभर के आ जाते हैं, और बेसिकली ये आपके बरसात में आते हैं। तो वीड का आने का कारण ये है कि वीड जो है वो आपके एक तरह से क्या करता है, जो ओरिजिनल प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, उसके आजू बाजू उभर के वो उसके न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है। और अगर वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से देखें तो अगर वो न्यूट्रिएंट को सक कर रहा है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को वो माइनस कर रहा है, वो आपके यील्ड को ख़त्म कर रहा है। और वीड्स की वजह से अक्रॉस इंडिया में 8,000 करोड़ का नुकसान इंडिया को हर साल उठाना पड़ता है। और इसमें भी अगर आप देखें तो जो आपका पेस्टिसाइड्स छिड़काव होते हैं वो पेस्ट और वीड दोनों के लिए होते हैं, लेकिन ना ये पेस्ट पे कंट्रोल कर पा रहा है ना वीड पे कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे यहीं पे डाटा ख़त्म होता है। तो उनने कहा है कि जो आपके विरोध हो रहे हैं वो ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सही है, क्योंकि उसको लेके हमने काफ़ी देखा कि जो सब्सिडी वाला जो खेल है, जो विश्वजीत धर वाला था, वो ऐसा नहीं था कि टोटली वो बिल के समर्थन में थे। और मैंने वो उस आर्टिकल को भी बताया था कि कैसे सब्सिडी जो है वो अमेरिका 90% तक का देता है, वेयरएस इंडिया 10 से 12% तक का ही देता है। लेकिन जो उसकी सब्सिडी है वो WTO के जो वो मैंडेट लाइन है उसके नीचे रहती है और रेडार के नीचे रहती है, और वहाँ का जो किसान है वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस किसान है। तो हमें कुछ उसी टेक्निक को अपनाने की ज़रूरत है। साथ में हमें इन जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो आपका एग्रीकल्चरल क्लाइमेट से रिलेटेड इशू है, इरिगेशन से रिलेटेड इशू है, फिर आपके पेस्टिसाइड से रिलेटेड इशू है, आपके ईल्ड से रिलेटेड इशू है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो शॉर्ट रन में उतने लुक्रेटिव ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में काफ़ी बड़ा सरदर्द हो जाएंगे। तो और मेरे ख्याल से और कोई आर्टिकल छूटा नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत ही कम्प्रिहेंसिव मैनर में ये जो 6 मेजर आर्टिकल्स थे वो कवर होते हैं। और एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के बाकी जो एडिटोरियल्स हैं उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें हो सकता है कि बहुत कुछ ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा जो आगे की जो कहानियाँ आएंगी उसमें कड़ी का काम करे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कितना लगा?